फिर से चौपाल में स्वागत आपका आयुष्मान। और हर बार जब हम मिलते हैं तो आप सक्सेस की अगली पायदान पर पहुंच चुके होते हैं। अब ये बताइए आपको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। आप सिंगर हैं, एक्टर हैं, आप परफॉर्मर हैं स्टेज पर। किससे, कौन सी इंट्रोडक्शन से आप सबसे ज़्यादा खुश होते हैं? ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन आई थिंक तीसरी बार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ चौपाल पे, तो आप इंट्रोडक्शन ना भी दीजिए तो भी चलेगा। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है होम कमिंग होगी एक तरह की, क्योंकि तीसरी बार यहाँ पर आया हूँ। इट्स ऑलवेज वेरी वंडरफुली प्रोग्राम्ड और बहुत मज़ा आता है यहाँ पर आकर सर। ये बताइए, आपने नए नए बीच बीच में अलग अलग रोल्स ट्राई किए जो थोड़े से अलग थे। आप एक्शन हीरो भी बने। ये जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स के पीछे की मंशा क्या है? क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं? बस एक वन फिल्म एट अ टाइम मैं सोचता हूँ कि एक फिल्म के टाइम पर उसी के बारे में सोचूं, एक ऐसी फिल्म करूँ जो ऐसा सब्जेक्ट करूँ, एक ऐसा विषय करूँ जिसको पहले कभी बड़े पर्दे पर नहीं दिखाया गया हो, और एक ऐसी कहानी जो कुछ कहे अंत में, ऑडियंस से बात करे और एक डिस्कशन सामने लेकर आए। ये एक छोटी सी मंशा होती है। बाकी जैसे आपको पता है मैं स्ट्रीट थिएटर बैकग्राउंड से, तो हमेशा कोशिश यही रहती है कि किसी ना किसी तरह की वैल्यू एडिशन हो जाए जो भी आप पीस ऑफ आर्ट करते हैं या सिनेमा करते हैं। स्ट्रीट थिएटर में तो सामने ही ऑडियंस दिख जाती है और सामने ही रिएक्शन दिख जाता है। और आपको भी याद होगा वो दिन जब, वैसे दिन जब कभी रिएक्शन नहीं आता था ऑडियंस का या स्ट्रीट पे, तब क्या करते थे और यहाँ पर क्या करते हैं? ये बहुत ही अलग दोनों चीज़ें हैं। थिएटर का यही एक खूबसूरत पार्ट ये है कि आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जैसे कहते हैं, इमीडिएट रिएक्शन, वैलिडेशन ऑडियंस से मिल जाती है। और हम काफ़ी इम्प्रोव करते थे स्ट्रीट थिएटर के टाइम पे, तो रिएक्शन हमारे थिएटर भी काफ़ी फ़नी होते थे, कॉमेडी होते थे, व्यंग होते, एक तरह के सरकाज़म होता, सटायर होता था सामाजिक मुद्दों पर। बट सिनेमा वैसा नहीं है। आप हमेशा क्रिटिक्स का रिव्यूज़ देखते हैं या फिर बॉक्स ऑफिस पर नज़र डालते हैं। सो दोनों के दोनों मीडियम्स अलग हैं, दोनों की ग्रामर अलग है, पर दोनों मज़ेदार हैं। इसमें कभी डिसअपॉइंटमेंट होती है कुछ रिव्यू देख के या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख के? एक समय पे मैं खुद रिव्यू करता था, अच्छा। और जब रिव्यू करता था तो मैं भी बहुत बेबाक होकर कुछ भी बोल देता था। तो कभी कभी अगर रिव्यू अच्छा, नेगेटिव आता है, आप जब फिल्म क्रिटिक थे? मैं जब फिल्म क्रिटिक था तब मैं बहुत ही ऑनेस्ट होता था अपने रिव्यूज़ को लेकर, फीडबैक को लेकर। लेकिन अब जब कुछ ऐसा रिव्यू आता है जो थोड़ा सा नेगेटिव होता है, तो मुझे लगता है कर्मा है। जब आप रिव्यू करते थे और लोग आज भी बहुत सारे एक्टर्स बोलते हैं कि ये जो रिव्यू करते हैं, जो क्रिटिक होते हैं, वो ये नहीं देखते कितनी मेहनत लगी है इसमें। लेकिन पब्लिक मेहनत क्यों देखे? पब्लिक क्यों देखे भाई आपने कितनी मेहनत की है? हमें तो आपको पिक्चर अच्छी लग रही है तो ठीक है, नहीं लगे, आपने मेहनत की है नहीं की है वो आपकी प्रॉब्लम। देखो, बात तो सीधी सी है कि पब्लिक का पैसा अगर खर्च हुआ है, वो चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए या फिल्म देखने जाए, पैसा वसूल होना ज़रूरी है। मेहनत वो शेफ़ भी करता है, मेहनत एक्टर्स भी करते हैं, डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स करते हैं, बट ये उनका काम है रिव्यूअर्स का। तो आई थिंक इट्स फाइन। आपको वो बात लेनी पड़ेगी। अगर आप अगर अगर ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं आपकी फ़िल्म को, तो आपको वो चीज़ मैटर नहीं करती। लेकिन कई ऐसी फिल्में, छोटी फिल्में होती हैं जिनको रिव्यूज़ का एक पुश ज़रूरी हो जाता है। रिव्यूअर्स या वर्ड ऑफ माउथ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। लेकिन कमर्शियल स्पेस में दैट्स लाइक रिव्यू प्रूफ। तो ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। ये आपको डर नहीं लगता? आप कह रहे हैं एक एक फिल्म करके सोचते हैं और हम भी देखते हैं आप एक एक फिल्म करके सोच रहे हैं। अगर एक के बाद एक, दो, तीन फिल्में नहीं चलें या उनको वो रिस्पांस ना मिले जो आप चाह रहे हो, तो फिर मार्केट आपको भूलने लगेगा? अब आपका उसमें एफर्ट देखना चाहिए कि फिल्में अगर चली नहीं है तो क्रिटिकल अक्लेम तो मिलना चाहिए। दोनों में से एक बहुत ज़रूरी है। जैसे ड्रीम गर्ल 2 से पहले मेरी कुछ फिल्में नहीं चली थी पैंडेमिक के बाद, लेकिन उसका क्रिटिकल अक्लेम अच्छा था, चाहे वो एक्शन हीरो थी या डॉक्टर जी थी। कमर्शियली इतना अच्छा नहीं की थी, लेकिन नेटफ्लिक्स पर या फिर किसी OTT प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिला था। बट ड्रीम गर्ल 2 सिंस एक सेफ प्रोजेक्ट था, क्योंकि उसमें फ्रेंचाइज था, फैमिली एंटरटेनर थी, कॉमेडी थी, तो वो हमने सेफ खेला, एंड आई एम ग्लैड वो 100 करोड़ कर पाई। बट हाँ, फिल्में हर तरह की करना ज़रूरी है, हार्डकोर कमर्शियल भी। अगर कमर्शियल नहीं है तो ऐसी फिल्म जो लोगों को कुछ कह पाए, या फिर जो एक नीश ऑडियंस है उसको पसंद आ पाए। आप ड्रीम गर्ल की आपने बात की, उसमें वन में तो आवाज़ का ही खेल था सारा। आप आरजे भी रहे हैं। उस वक्त प्रैंक कॉल्स वगैरह आपके स्टेशन पे भी होते थे?
देखिए ड्रीम गर्ल की ट्रेनिंग मुझे मेरी टीन ईयर्स में मिल गई थी। अच्छा, कैसे? मतलब जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी, तो उनके जब पापा फ़ोन उठाते तो मैं लड़की की आवाज़ में बात करता था, तो वो फ़ोन उनको, तो ये मुझे नहीं पता था कि वो जो ट्रेनिंग जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड के पापा से बात करने की थी, वो मुझे फ़िल्म में काम आएगी। तो आपके जो लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वही आप बड़े पर्दे पर उतारते हैं। अच्छा, कुछ याद है आपको वो बात? हम सुनना चाहेंगे। आप कैसे किसी के पापा से लड़की बन के बात कर रहे थे? मतलब मैं तो बस वो ड्रीम गर्ल की आवाज़ निकाल सकता हूँ। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। अंकल पूजा घर पे है? तो मतलब उनसे अंकल से बात करके बाद में, तो वो गर्लफ्रेंड्स, मतलब वो वाली गर्लफ्रेंड जिसके पापा से आप लड़की बन के बात करते थे, वो मैं तो 15 साल का था। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स उसके बाद कॉलेज में मुझे ताहिरा मिल गई थी, तो मेरी उन्हीं से शादी हो गई तो बाद में। वो वाला ब्रेकअप कैसे हुआ? हुआ ही नहीं। वो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया था। आई थिंक वो चंडीगढ़ छोड़ के दिल्ली आ गई थी, तो मैं इट वाज लिटिल डिफिकल्ट। फ़ोन पे तो लॉन्ग डिस्टेंस क्या होता है? तो फ़ोन पे तो लॉन्ग डिस्टेंस कभी लास्ट नहीं करता है मेरे हिसाब से, मुश्किल है थोड़ा। आपके आरजे स्टेशन में प्रैंक कॉल्स होते थे? आपने कभी किए प्रैंक कॉल्स? प्रैंक कॉल्स आरजे टाइम पे किए हैं, बिल्कुल किए हैं। लेकिन ड्रीम गर्ल 2 में सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि पूरा हुलिया ही बदला हुआ था। हाँ। तो उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि सेल्फ लव को एक अलग लेवल पर मैं लेके गया हूँ। मुझे खुद से बहुत प्यार हो गया। जब खुद को मैंने मॉनिटर पर देखा अपने आप को, मैंने कहा इतना खूबसूरत तो मैं शायद कभी लगा ही नहीं ज़िंदगी में। तो मुझे लगा अगर मैं अपनी वाइफ को कभी चीट करना चाहूँगा तो इसके साथ करना चाहूँगा, और अलाउ भी कर देंगे क्योंकि मैं खुद ही हूँ। सो आई थिंक ये ड्रीम गर्ल 2 की खासियत थी। बट या प्रैंक कॉल्स तो ऑफ कोर्स आरजे रेडियो की ज़िंदगी का हिस्सा रही हैं। बट आई एम ग्लैड वो जो एक्सपीरियंसेस रेडियो के हैं या फिर असल ज़िंदगी के हैं, वो ड्रीम गर्ल 2 में काम आए। टैलेंट हंट्स में आप गए, आपने होस्ट भी किया और आप गए भी टैलेंट हंट में, अलग अलग टैलेंट शोज़ में। वो उसमें कभी रिजेक्शंस हुई? मैं तो आई थिंक रिजेक्शन से ही बना हूँ जो भी बना हूँ, और रिजेक्शन ही आपको बनाती हैं। मैं हमेशा से ये बोला है कि जितने आपके फेलियर्स हैं, रिजेक्शंस हैं, वही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं। अगर आपको सक्सेस की आदत पड़ जाती है तो फिर आप एक सर्टेन एज के बाद आप फेलियर बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो आई थिंक अगर बचपन से आपने फेलियर देखा है, उतार चढ़ाव देखे हैं, तो आई थिंक इट यू मेक अ बेटर पर्सन। ये बताइए, दुनिया भर में अब आपके फैंस हैं। ये दुनिया भर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दुनिया के कई देशों में हमने देखा है आयुष्मान खुराना का नाम लोग लेते हैं। आप जब जाते हैं बाहर, वो वाली फीलिंग आती है आपको? अब ये अंधाधुन से हुआ था मुझे लगता है, क्योंकि अंधाधुन एक ऐसी फिल्म है जो एक छोटी फिल्म होते हुए भी इंटरनेशनली काफ़ी अच्छा कर गई थी। कई फिल्में होती हैं जो विच इज़ बियॉन्ड, जो कल्चर और लैंग्वेज के बियॉन्ड होती हैं, और अंधाधुन एक ऐसी फिल्म थी। चाइना में बहुत अच्छा बिजनेस किया था उसने। तो अगर वो आप म्यूट पे भी देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि फिल्म की बीट्स क्या हैं, क्या चल रहा है। सो इट बिकम्स वेरी एक्साइटिंग। आई थिंक मोर देन एन एक्टर इज़ द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स या फिर जो आप स्क्रिप्ट चूज़ करते हैं, कहानियाँ चूज़ करते हैं, लोग उससे रिलेट कर पाते हैं। और मुझे आई थिंक मेरे स्क्रिप्ट राइटर्स और डायरेक्टर्स ने बनाया।